बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया कि नेफ्रेटिक सिंड्रोम में क्या क्या उसकी करैक्टरिस्टिक्स हैं और किन किन मैकेनिज़म्स के थ्रू सिम्टम्स आ रहे होते हैं। अब मैं इस वीडियो से शुरू करते हैं वो डिजीज़ जिनमें नेफ्रेटिक सिंड्रोम हो सकता है। तो सबसे पहली डिज़ीज़ जिसमें नेफ्रेटिक सिंड्रोम हो सकता है वो है पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस (PSGN). तो PSGN क्या होता है कि ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस, जो आपने थर्ड ईयर में माइक्रो में पढ़ा होगा कि स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेनिस, जिसे ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेनिस जिसे ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस भी कहते हैं। तो स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेनिस का इन्फेक्शन जब होता है तो उसके उस इन्फेक्शन से सोर थ्रोट होता है, एक तो गला ख़राब होता है, दूसरे नंबर पे और सिम्टम्स भी हो सकते हैं जैसे इम्पटाइगो, रैश वगैरह, फेरेंजाइटिस हो सकता है। तो इस स्ट्रेप्टोकोकस के इन्फेक्शन के 1 से 4 वीक्स के बाद जो है, अगर पेशेंट प्रेजेंट होता है विद कोला कलर्ड यूरिन, ठीक है, और पफ़ी एडीमा यानी चीक्स के अराउंड पेरी ऑर्बिटल रीजन में फेस के अराउंड एडीमा है, तो कोला कलर्ड यूरिन और पफ़ी एडीमा के साथ नॉर्मली पेशेंट बच्चा प्रेजेंट होता है, बच्चों में ज़्यादा कॉमन है। तो वो ये है हमारे पास होता है PSGN, पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। अब इसमें ये बात MCQs के लिए याद रखें कि जो ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस है वो उसका विरुलेंस फैक्टर जिसके ज़रिए वो फैलता है वो M प्रोटीन है, ठीक है। बस इसमें इतना याद रख लें कि M प्रोटीन विरुलेंस फैक्टर होता है ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस का। तो मैंने आपको बताया कि बच्चा प्रेजेंट हुआ है, गला ख़राब था उसका, 1 से 4 हफ्ते बाद गला ख़राब के वो प्रेजेंट हो जाता है कोला कलर्ड यूरिन के साथ और पेरी ऑर्बिटल एडीमा यानी फेस के अराउंड उसके एडीमा है। तो आपने डायग्नोसिस तक पहुंच जाना है कि ये PSGN है, पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। अब प्रेजेंटेशन में क्या होगी, सडन ऑनसेट ऑफ फीवर है यानी अचानक बुखार चढ़ जाएगा, हीमेटयूरिया यानी कोला कलर्ड यूरिन है, ऑलिग यूरिया है यानी स्मॉल अमाउंट जो है यूरिन की वो डिक्रीज़ है। इसके बाद हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ है और पेरी ऑर्बिटल एडीमा है। ये सारी फीचर्स जो हैं ये नेफ्रेटिक सिंड्रोम के हैं, क्योंकि हाइपरटेंशन, ऑलिग यूरिया, एडीमा, हीमेटयूरिया ये सारे नेफ्रेटिक सिंड्रोम के सिम्टम्स होते हैं। इसके बाद पैथोजेनेसिस देख लेते हैं, ये डिज़ीज़ हो क्यों रही है। तो फंडामेंटली 2 तरह के मैकेनिज़म्स हैं जिनके थ्रू ये डिज़ीज़ होती है। पहले नंबर पे इम्यून कम्प्लेक्स डेपोजिशन है। अब इम्यून कम्प्लेक्स किसे कहते हैं, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स, ठीक है, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स। अब एंटीजन जो है, मैंने बताया कि स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेनिस एक बैक्टीरिया है जिसने अटैक किया जो बॉडी में, ठीक है। तो बैक्टीरियल एंटीजेंस जो हैं, बैक्टीरिया के एंटीजेंस वो जाके ग्लोमेरुलस में डिपॉजिट हो जाएंगे। अब बैक्टीरियल एंटीजेंस जब डिपॉजिट होते हैं तो बॉडी का इम्यून सिस्टम उन एंटीजेंस, फॉरेन एंटीजेंस के ख़िलाफ़ एंटीबॉडीज़ बनाता है। एंटीबॉडीज़ बनेगी बॉडी में इन एंटीजेंस के ख़िलाफ़, बैक्टीरियल एंटीजेंस के ख़िलाफ़, और जाके इन एंटीजेंस के साथ बाइंड कर जाएंगी। तो हमारे पास एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बन जाएगा जिसे इम्यून कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। फिर ये कॉम्प्लेक्स आगे आके मज़ीद कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स को अट्रैक्ट करेगा और वो सारा कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा और इन्फ्लेमेशन हो जाएगी ग्लोमेरुलस की, इन शॉर्ट। दूसरा मैकेनिज़्म जिसके थ्रू PSGN हो सकता है वो ये है कि बैक्टीरियल टॉक्सिन्स जो होते हैं, जो ये ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस का जो टॉक्सिन है वो डायरेक्टली डैमेज कर सकता है ग्लोमेरुलस को। तो ये PSGN में 2 मैकेनिज़म्स होते हैं जिसके थ्रू इंजरी हो रही होती है। एक इम्यून कम्प्लेक्स की डेपोजिशन होती है ग्लोमेरुलस में, जिसके बाद कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेट होगा और इन्फ्लेमेशन होकर ग्लोमेरुलर डैमेज होगा। दूसरे नंबर पे बैक्टीरियल टॉक्सिन डायरेक्टली डैमेज कर सकते हैं ग्लोमेरुलस को। अब देखते हैं कि मार्फोलॉजी, माइक्रोस्कोपिक पिक्चर हमें कैसी नज़र आएगी PSGN के केस में। तो लाइट माइक्रोस्कोप पे हमें हाइपर सेलुलर और इन्फ्लेम्ड ग्लोमेरुलस नज़र आएगा, ठीक है। मैंने आपको बताया कि इम्यून कम्प्लेक्स की डेपोजिशन होगी जिसके बाद कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स आएंगे, कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स आके इन्फ्लेमेशन करवाएंगे और सेल नंबर इंक्रीज़ हो जाएगा, ग्लोमेरुलस में प्रोलिफ्रेशन शुरू हो जाएगी सेल्स की। तो लाइट माइक्रोस्कोप पे हाइपर सेलुलर और इन्फ्लेम्ड ग्लोमेरुलस नज़र आएगा। चूँकि इन्फ्लेमेशन हुई है तो ल्यूकोसाइट्स, वाइट ब्लड सेल्स भी उस जगह पे आ जाएंगे, ठीक है। ल्यूकोसाइटिक इन्फिल्ट्रेशन होगी और एक लंपी बम्पी अपीयरेंस बन जाएगी, यानी कि डिपॉजिट्स हुए हैं इम्यून कम्प्लेक्स के जिसकी वजह से लंपी बम्पी अपीयरेंस नज़र आ रही है।
इम्यूनोफ्लोरेसेंस पे क्या नज़र आएगा, मैंने आपको बताया कि इम्यून कम्प्लेक्स मीडिएटेड है ये पीएसजीएन, तो जो एंटीबॉडी बनती है बैक्टीरियल एंटीजन के खिलाफ वो आईजीजी होती है और आईजीएम होती है। ठीक है, ये दो एंटीबॉडीज़ बनेंगी और फिर ये जब एंटीबॉडीज़ डिपॉजिट हो जाएंगी ग्लोमेरुलस के अंदर, फिर ये कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स को अट्रैक्ट करती हैं, तो ये C3 कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन है, ठीक है, जो बॉडी के इम्यून सिस्टम का पार्ट होता है और फिर आगे आके इन्फ्लेमेशन करवाता है। तो इम्यूनोफ्लोरेसेंस में क्या नज़र आएगा कि ग्रैन्यूलर डिपॉजिट्स होंगे आईजीजी, आईजीएम और C3 के, जीबीएम के अंदर और मेसेंजियम के अंदर। ठीक है, मैंने आपको एक कैच बताया था कि एंटी जीबीएम डिज़ीज़ और गुड पास्चर डिज़ीज़ के अलावा वो दोनों उनमें लीनियर डिपॉजिट होते हैं, बाकी ग्लोमेरुलस की हर डिज़ीज़ के अंदर ग्रैन्युलर डिपॉजिट्स होंगे। ठीक है, ये याद रखें। और इसके बाद इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में हमें नज़र आएंगे सब एपिथेलियल हम्प्स और इफेसमेंट ऑफ पोडोसाइट्स। ये देखिए पोडोसाइट्स के जो फुट प्रोसेसेस हैं वो लॉस्ट हो गए हैं, जिसकी वजह से फिल्ट्रेशन स्लिट्स खुली हैं और ब्लड और प्रोटीन आ रहा है। ठीक है, तो इफेसमेंट ऑफ पोडोसाइट्स हो गई है। और सब एपिथेलियल हम्प्स कहते हैं, सब एपिथेलियल कहते हैं कि जीबीएम और पोडोसाइट्स इनके दरमियान की जगह को सब एपिथेलियल स्पेस कहते हैं। तो इस जगह पे इम्यून कम्प्लेक्सेस की डेपोजिशन हो रही है, तो इधर ऐसे उसको ये सब एपिथेलियल हम्प्स कह देते हैं। आपने ये वर्ड याद रखना है। सिनारियो में वो बता सकते हैं कि एक बच्चा है, वो उसको 2 हफ्ते पहले उसका गला ख़राब था, वो प्रेजेंट हो गया है कोला कलर्ड यूरिन के साथ और पफी एडीमा के साथ, और जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी की है उसके ग्लोमेरुलर स्ट्रक्चर्स की तो सब एपिथेलियल हम्प्स नज़र आ रहे हैं, तो आपने कैच कर लेना है कि ये पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है। अब इधर पीएसजीएन ख़त्म होता है। अब अगली वीडियो से हम देखते हैं कि दूसरी बीमारी जो नेफ्रोटिक सिंड्रोम करवा सकती है आरपीजीएन, रैपिडली प्रोग्रेसिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस।